यानी कि आप कोई भी वेरिएबल लिख रहे हो, मैंने कोई भी वेरिएबल लिखा ना यहाँ पे, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ नेम, ठीक है, नेम इज इक्वल टू मैं अगर लिख रही हूँ यहाँ पर अली, इट्स मीन्स दैट ये कौन सी आपकी टाइप है, ये कौन सा मेथड है, इस मेथड को आप लोग क्या कहेंगे, ये आपका मेथड है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि आप वेरिएबल का नाम भी खुद दे रहे हैं, उसकी वैल्यू भी खुद दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेथड जो आपके पास आता है वो ये आता है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा नेम और इसकी वैल्यू मैं किससे ले रही हूँ, यूजर से ले रही हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, वेरिएबल डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का क्या मतलब है कि यानी कि आप वेरिएबल का नाम तो खुद दे रहे हो लेकिन उसकी वैल्यू किससे दोगे, यूजर से दोगे, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देखे थे कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन होता क्या है, सही है। आज की क्लास के अंदर जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स। एनी आइडिया ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जी बच्चा, एनी आइडिया किसी को भी कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं? नाम से क्या पता चल रहा है? ऑपरेटर के नाम से पता चला है कि किसी चीज के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, किसी किस्म का कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो यानी कि पाइथन के अंदर आप किसी भी डेटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, ऑपरेटर्स यूज करते हो, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन जो है वो है आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। सेकंड वन आपके पास है असाइनमेंट ऑपरेटर, देन नेक्स्ट वन आपके पास आ जाता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, फोर्थ वन आपके पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर, फिफ्थ वन आपके पास आ जाता है मेंबरशिप ऑपरेटर, एंड लास्ट वन आपके पास जो आता है उसको आप लोग कहते हो आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है जी। तो ये आपके पास 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आते हैं जिसमें फर्स्ट वन आपका क्या, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, मेंबरशिप, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ठीक है जी। तो ये आपके पास वो ऑपरेटर्स हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करते हैं। सबसे पहले जिस ऑपरेटर की हम बात करते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर जो जो चीजें आपके पास आती हैं, यानी कि जो जो हम लोग इसके अंदर आपके पास सिंबल्स आते हैं उसके अंदर आपके पास आता है आपका प्लस। अपने किसी भी वेरिएबल को माइनस करना है तो प्लस यूज कर सकते हैं आप, माइनस, स्टैटिक मल्टीप्लाई जिसको आप लोग कहते हो, स्टैटिक आप लोग यूज करते हो मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड, उसके बाद आपके पास आता है आपका मोड। तो ये आपके पास वो सिंबल्स हैं जो आप किसके अंदर यूज करते हो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर यूज करते हो, ठीक है। अब इनका आपको यूज अच्छे से पता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेती हूँ, ठीक है। एक मैंने वेरिएबल ले लिया num1, num1 को फॉर एग्जांपल मैंने दे दी वैल्यू 10, एंड सेकंड वेरिएबल मैंने ले लिया num2 और उसको मैं वैल्यू दे देती हूँ 25, ठीक है। तो अब अगर उनको मैंने सम करना है तो मैं कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगी, अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करूंगी। तो num1 प्लस, तो ये जो प्लस है ये कौन सा आपके पास ऑपरेटर यूज हो रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। num1 प्लस num2, कंट्रोल इंटर प्रेस किया तो उसने मुझे आउटपुट में क्या दे दिया, 35 दे दिया, सही है। सेम एज इट इज अगर इसी को मैंने माइनस करना है तो माइनस करने के लिए मैं क्या करूंगी, प्रिंट num1 माइनस num2, ऐसे ही है, ऐसे ही होगा ना। तो ये ले, उसने मुझे माइनस करके दे दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं डिवाइड करना है तो प्रिंट, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, num1 मल्टीप्लाई बाय num2, कंट्रोल इंटर प्रेस किया तो 250 उसने मुझे ऐसा आउटपुट दे दिया, ठीक है। आपको समझ आ रही, सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर मैंने इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगी, प्रिंट num1 डिवाइडेड बाय num,
2 से मुझे डिवाइड करनी देगी। अच्छा, अब आपके पास एक और साइन है जिसको आप लोग वैसे तो परसेंटेज कहते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर इस साइन को, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इसको आप मोड कहते हो। क्या कहते हो? मोड का क्या मतलब? एनी आइडिया? एनी आइडिया? अच्छा, जब आप लोग डिवाइड कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 25 है, तो इट्स मींस दैट अंदर मेरा 10 आएगा, यहाँ पे मेरे पास 25 आएगा। ऐसे ही है ना? तो यहाँ पर जो आपके पास आता है इसको आप लोग क्या कहते हो? क्वोशिएंट। और यहाँ पे जब आउटपुट के पास जितना जो वैल्यू आती है उसको आप लोग क्या कहते हो? रिमाइंडर। ऐसे ही कहते हो ना? जब आप डिवाइड करते हो तो आंसर एज अ क्वोशिएंट आपके पास आता है, याद रखिएगा। यानी कि आपने डिवाइड किया ना, तो डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो ऐसा आंसर आपको शो होती है। मोड के अंदर क्या होता है? जो आपके पास रिमाइंडर बचता है वो ऐसा आंसर आपके पास शो होता है। बात समझ आई? जैसे 10 डिवाइडेड बाय 25 है, कैसे इसका क्वेश्चन एंड रिमाइंडर निकालेंगे? ओके, इसको ये तो थोड़ा सा 4 डिवाइडेड बाय 2 कर देती हूँ मैं, ठीक है? 2 2 आर 4, 0। तो ये आपके पास क्वोशिएंट है, यानी कि ये आपके पास डिवाइड के अंदर आंसर आएगा। तो ये आपके पास रिमाइंडर है, ये आपके पास किसके आंसर अंदर आंसर आएगा? मोड के अंदर आंसर। क्लियर? बात समझ आ गई कि क्वोशिएंट किसके अंदर आएगा और रिमाइंडर किसके अंदर आएगा? आपको बच्चों हमारी समझ आ गई? तो ये किस तरह था? अच्छा, ये अभी हम लोगों ने ऑपरेटर्स यूज किए यूजिंग वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ऐसे ही है ना? वेरिएबल को भी हमने वैल्यू खुद दी है एंड देन उसके ऊपर हम लोगों ने ये एक्शन परफॉर्म किया। ऐसे ही अब अगर मैं ये कह करती हूँ कि मैं इसी क्वेश्चन को जैसे मैंने num1 एंड num2 किया हुआ है, इसी जगह मैं यूजर से कहती हूँ कि आप मुझे वैल्यू दे दो। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब आप लोगों ने प्लस माइनस करना होता है तो आपको कौन सी डेटा टाइप के अंदर वैल्यू चाहिए होती है? इंट के अंदर चाहिए होती है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो किसके अंदर वैल्यू देता है? स्ट्रिंग के अंदर देता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी इनपुट या इंट। इंट, और इस इंट के अंदर मैं क्या डिफाइन करूंगी? इनपुट। और इनपुट के अंदर मैं क्या लिख दूंगी? इंटर योर नंबर। ठीक है? सेम एज इट इज यहाँ पे भी सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? इंट, और इंट के अंदर मैं क्या लिख दूंगी? इनपुट इंटर योर वैल्यू। ओके जी, कंट्रोल इंटर प्रेस करती हूँ तो सबसे पहले वो मेरे से नंबर मांग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे देती हूँ 30 और इसको मैं दे देती हूँ 5। तो ये ठीक है? तो यही सेम टू सेम क्वेश्चन उसने मुझे इस तरह से भी सोल्व कर दिया। ठीक है? हमारा समझ आ गया वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या और वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या? कोई क्वेश्चन है आपको यहाँ पे? कोई क्वेश्चन नहीं है? तो ये आपके पास कौन सा ऑपरेटर हो गया? अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है आपके पास? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मींस दैट कि आपने वेरिएबल को जब आप कोई वैल्यू असाइन करते हो तो तब आप कौन सा ऑपरेटर यूज करते हो? असाइनमेंट ऑपरेटर। लाइक जैसे मैंने यहाँ पर num1 इज इक्वल्स टू यूज किया, तो ये जो इज इक्वल टू है ये आपके पास कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये आप क्या कर रहे हो? num1 को कोई वैल्यू दे रहे हो, तो इज इक्वल टू किसके लिए यूज होगा? असाइनमेंट के लिए यूज होगा। यानी कि आप इज इक्वल टू की हेल्प से क्या कर रहे हो? किसी भी वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो। ठीक है? तो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी? एक तो मैंने आपको कहा कि आपके पास इज इक्वल टू आ जाएगा, उसके बाद आपके पास आ जाएगा प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू एंड मोड इज इक्वल टू। तो ये सारे आपके पास कौन से ऑपरेटर्स है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। सिंपल इज इक्वल टू तो आपको समझ आ रही है कि सिंपल इज इक्वल टू किसके लिए यूज हो रहा है? यानी कि मैंने कोई भी वेरिएबल लिया, उसको कोई भी वैल्यू मैंने असाइन की, तो इट्स मींस दैट वो कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है? यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा num1, वेरिएबल चेंज कर लेते, a इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया? 10 लिख दिया। तो यहाँ पे सिंगल इज इक्वल टू यूज हो रहा है। इट्स मींस दैट आपने a के वेरिएबल को क्या दे दी? वैल्यू 10 असाइन कर दी। ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऊपर बात करूँ तो इसके साथ प्लस इज इक्वल टू, माइनस, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, मॉड इज इक्वल टू भी है। तो ये कैसे काम करेंगे? लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10 और नेक्स्ट लाइन पे मैं लिख रही हूँ a प्लस इज इक्वल टू 5। ठीक है? और नीचे मैं लिख देती हूँ प्रिंट डेट। क्या आउटपुट आएगी? 15। और आप तो 5 आएगी। आप बताओ क्या आउटपुट?
5 आएगा, 15 आएगा। कैसे? यहाँ पे देखो, a प्लस इज इक्वल टू 5 का क्या मतलब है? इसका मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस 5। सर मैं यहाँ पे कमेंट भी डाल देती हूँ। ये जो a प्लस इज इक्वल टू है ना, इसका मतलब है कि a के अंदर ही 5 ऐड कर दो। तो ऑलरेडी a की वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 10 है ना, तो वो कह रहे हैं कि 10 की वैल्यू के अंदर प्लस 5 और कर दो। तो इट्स मींस a प्लस इज इक्वल टू 5 क्या मतलब है? a इज इक्वल टू a प्लस 5। तो यहाँ पर अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। 10 प्लस 5 कितना होता है? 15। तो अब वेरिएबल की मेमोरी के अंदर वहां पे जाके क्या वैल्यू स्टोर हो रही है? 15 स्टोर हो रही है। ठीक है, समझ आई? इसको आप लोग एक और नाम भी देते हो, इसको आप लोग कहते हो इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मींस दैट कि आप एडिशन कर रहे हो ना, इंक्रीज कर रहे हो चीजें, तो इसको आप लोग क्या कहते हो? इंक्रीमेंट कहते हो। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने प्रिंट ए किया तो मेरे पास ये आउटपुट आ रही है। अब अगर मैं ये करती हूँ a माइनस इज इक्वल टू 2 और नीचे मैं कर देती हूँ प्रिंट a, अब क्या आउटपुट आएगी? ये स्टेटमेंट इसकी आउटपुट इसका ये कुछ इस तरह से बनेगा, a इज इक्वल टू a माइनस 2। तो आप बताओ a में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? a की क्या वैल्यू है लड़के? यहाँ पे हमने ऐड की है ना, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 15 पड़ी हुई है। तो वो क्या है? अब 15 के बीच में से -2 कर रहा है। ठीक है, तो अब आउटपुट क्या आ जाएगी? 13। आपको नहीं समझ आ रही? ये कुछ इस तरह से है। मैंने आप एक लाइक मैंने आप लोगों से कहा कि आपकी ये जो मेमोरी होती है, इस मेमोरी के अंदर जाके आपका डेटा सेव हो जाता है। ऐसे ही है ना, फॉर एग्जांपल इस मेमोरी के अंदर यहाँ पे कोई एक वेरिएबल बना है a के नाम। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर सबसे पहले क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 10 पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस मींस दैट यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? आपका 10 पड़ा हुआ है। अच्छा, वो जैसा आपको पता है कि पाइथन आपकी लाइन बाय लाइन कोड को रन करती है, ऐसे ही है ना? उसने कहा ठीक है, यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है, वो नेक्स्ट लाइन पे आकर देख रहा है कि a के अंदर क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है आपका 5। तो मैंने आपसे क्या कहा? यहाँ पे 10 है, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 50। तो वो इसको ओवरराइट करके क्या कर देगा? यहाँ पर अब आपके पास क्या स्टोर करवा देगा? 50 स्टोर करवा देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसने देखा प्रिंट ए और उसने a की वैल्यू प्रिंट कर दी। नेक्स्ट वो देख रहा है कि अब इसके ऊपर क्या ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है? माइनस इज इक्वल टू, यानी कि वो क्या कह रहा है कि a में से 2 को माइनस कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास a में क्या वैल्यू पड़ेगी? 50। तो वो क्या करेगा? 15 - 2 कर देगा, तो मेरे पास क्या आउटपुट आ जाएगी? 30। तो इट्स मींस दैट अब यहाँ पे हमारे पास क्या बना हुआ है? 13 बना। ठीक है, क्लियर हुई? अब समझ आ गई सही से? जैसे उसको इंक्रीमेंट कहते हैं, इसको एक और नाम भी आप लोग देते हो जिसको आप लोग कहते हो डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट याद रखिएगा, जब हम आगे लूप्स की तरफ मूव करेंगे तो हम ये चीज वहां पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको ये दोनों ऑपरेटर समझ आ गए, माइनस प्लस इज इक्वल टू एंड माइनस इज इक्वल टू। अच्छा, अब अगर मैं ये कर रही हूँ a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10, जी अब क्या होगा? इसका क्या मतलब होगा? a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसे ही होगा। ओके, क्या आउटपुट आएगी जी? जी बच्चा, क्या आउटपुट आएगी? 130। मेरा मैथ थोड़ा सा कमजोर है, आना तो यही चाहिए। ठीक है, तो अब वहां पे 13 को मल्टीप्लाई में जब हमने 10 किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 130। सही है? ओके, अब अगर मैं ये करती हूँ a डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 5 कर देते हूँ। ठीक है, प्रिंट a, आप बताएं अब क्या आउटपुट आएगी? ट्वेंटी सिक्स आएगी ना? ठीक है, बात समझ आ रही? और यहाँ पे अब अगर मैं इसको मोड कर रही हूँ, 2 कर देते हैं।
रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता था, तो उसने मुझे क्या दे दिया, 0.0। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करती है, समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर किसी को नहीं है? नेक्स्ट चलें। ओके जी, तो ये आपके पास कौन सा ऑपरेटर था, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर था। असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर देख लिया। अब हमारे पास कौन सा ऑपरेटर आता है, कंपैरिजन ऑपरेटर। नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर में आपके पास आता है इक्वल इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ठीक है जी, क्या क्या आता है, इक्वल इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अच्छा, याद रखिएगा सिंगल इक्वल टू मींस दैट कि आप वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो। सिंगल इक्वल टू अगर आप डाल रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि आपने किसी भी वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू दी है। डबल इक्वल टू का क्या मतलब है कि आप दो वैल्यूज को या दो वेरिएबल्स को आपस में क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैं करती हूँ, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स बना लेती हूँ। एक मैं x के नाम से वेरिएबल बना देती हूँ, x के अंदर फॉर एग्जांपल मैं इसको वैल्यू दे देती हूँ 15, एंड एक मैं वेरिएबल बना देती हूँ y, और y के अंदर मैं इसको क्या वैल्यू दे देती हूँ 10। अब अगर मैं यहाँ पे ये करती हूँ ना, प्रिंट x इक्वल इक्वल टू y, इट्स मींस दैट आप यहाँ पे x की वैल्यू को और y की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो। तो क्या x और y इक्वल टू है एक दूसरे के, तो क्या आंसर आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। याद रखिएगा जब आप कंपैरिजन करते हो ना तो आपके पास बूलियन में आंसर आता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स में आंसर आता है। तो x इज इक्वल इक्वल टू y, तो वो नहीं था, 15 और 10 इक्वल नहीं है, तो वो क्या हमें दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। अब सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे ये करती हूँ, प्रिंट x इज नॉट इक्वल टू y, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, और अब मैं रन कर रही हूँ तो अब क्या आंसर आना चाहिए, ट्रू। ठीक है, अब अगर मैं ये कर रही हूँ, प्रिंट x इज लेस देन इक्वल टू y, ये जो आपका लेस x है वो लेस देन इक्वल टू y है, तो फिर ठीक है। और अगर मैं ये कर रही हूँ, प्रिंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, देन ट्रू आना चाहिए ना, ट्रू। सेम ऐसे ही देखो, मैंने x और y को कंपेयर किया, y और x को भी कंपेयर कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, ये दो तो सेम रहेंगे, इनमें तो सेम आंसर आएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये करती हूँ, प्रिंट y इज इक्वल टू x, प्रिंट y is not equals to x, print y is less than equals to x, and print y is greater than equals to x। ठीक है जी, कंट्रोल इंटर प्रेस किया तो ये देखिए, ऊपर वाले को मैं जरा कमेंट कर देती हूँ ताकि आपको और कुछ समझ आए। y is equal to x, condition false, y is not equal to x, condition true, y is less than equal to x, y 10 है तो 10 आपका 15 से लेस देन है तो उसने मुझे ट्रू दे दिया, और y जो है वो 10 और 15 भरा है तो वो ग्रेटर देन नहीं है तो उसने मुझे फॉल्स दे दिया। ठीक है, तो समझ आ गई कि ये कैसे काम किया उसने, कंपैरिजन ऑपरेटर आपके पास समझ आ गया। हाँ सही है। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करनी है, क्या यूज करनी है, ज्यादा तो नहीं हो गया आज, समझ आ रही है ना हमारा आपको। ओके, तो एक और न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस अभी ये कंपेयर ऑपरेटर्स आपके पास खत्म नहीं हुए, लेकिन ये चीज मस्ट है कि यहाँ पे साथ साथ जिस ऑपरेटर से रिलेटेड जो जो टॉपिक्स हम साथ साथ वो कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा, एनी आइडिया कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है,
आपसे कहती हूँ कि मैंने शूज लेने हैं। आप लोग जब घर से निकलते हो तो आपके माइंड में एक बजट होता है कि मैंने इस बजट के अंदर रह के मैंने ये चीज खरीदनी है। आप फर्स्ट शॉप में जाते हो और अगर वो आपसे उससे कहते हो कि मैंने शूज खरीदने हैं, वो आपको आपकी बजट से ज्यादा कीमत बताता है, तो आप क्या करते हो? आप उस शॉप से निकल के किसी दूसरी शॉप में जाते हो। सेम एज इट इज, जब तक आपको आपके बजट के मुताबिक चीज नहीं मिलती आप शॉप्स को चेंज करते रहते हो। सेम एज इट इज कंडीशनल स्टेटमेंट में भी नहीं है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होता है कि आप मल्टीपल कंडीशंस लगाते हो। अगर उसमें से आपके मर्जी के मुताबिक की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो आपको आउटपुट नहीं देता। ठीक है, इसके लिए आप जो यूज करते हो वो आप इफ एंड एल्स यूज करते हो। क्या यूज करते हो? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाती हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाती हूँ नम के नाम से, और यहाँ पे अच्छा जी, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर मैं आपको क्या कह रही थी कि आप मल्टीपल टाइप ऑफ कंडीशंस लगाते हो। जो कंडीशन आपकी ट्रू होती है फिर वो आप उसके मुताबिक काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कंडीशन क्या लगाती हूँ कि यहाँ पे कहती हूँ मैं कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया एज का। ठीक है, और एज के बाद मैं यूजर से कहती हूँ कि आप एज के अंदर वैल्यू डालो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगी? इंट, और इंट के अंदर मैं क्या लिखूंगी? इनपुट इंटर योर एज। अब एज के मुताबिक मैंने एज क्यों ली है? फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर से कहती हूँ कि अगर यूजर की एज जो है वो 18 या 18 से ज्यादा तो वो आपका वोट कास्ट कर सकता है, अदरवाइज वो वोट कास्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने ये कंडीशन लगानी है। हमने ये देखना है कि कौन कौन सा यूजर जो है वो एलिजिबल है फॉर वोटिंग। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी आप वोट के लिए सही होते हैं तो उसमें आपकी एज 18 या 18 से प्लस होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? यूजर से ले ली एज। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी? कंडीशन लगाऊंगी। कंडीशन के लिए सबसे पहले आप लिखोगे इफ। क्या लिखोगे? इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, यानी कि अगर एज 18 या 18 से ज्यादा है तो आप क्या प्रिंट कर दो? यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग क्या लिखोगे? मैंने यहाँ पे क्या किया? एज की कंडीशन लगाई कि अगर एज आपकी 18 या 18 से ज्यादा है तो आप क्या करो? यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। सही है, और अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं है, एज नहीं है आपकी 18 या 18 से ज्यादा, तो फिर आप क्या यूज करते हो? एल्स यूज करते हो। क्या? एल्स के अंदर याद रखिएगा, आपके एल्स के अंदर कंडीशन नहीं लगती, जस्ट इफ के अंदर कंडीशन लगती है। और एट द एंड ये आपने टर्मिनेटर का साइन जो आपने दो कॉलन डाले हैं, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर टर्मिनेटर कहते हैं। ये डालना मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक हो गया? अब मैं इसको रन करती हूँ, कंट्रोल इंटर। तो उसने सबसे पहले मेरे से एज पूछी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 25, तो वो मुझे क्या कह रहा है? यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। क्यों? क्योंकि आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है। बात समझ आई? कंडीशन ट्रू हो रही है ना? 18 से बड़ी है आपकी एज। अगर मैं 18 से कम डालती हूँ, इसको मैं दोबारा रन करती हूँ और यहाँ पे मैं एज 12 डाल देती हूँ, तो वो मुझे क्या कह रहा है? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर। तो इट्स मींस दैट आप इसके अंदर कंडीशंस लगा रहे हो। कंडीशन के मुताबिक वो ब्लॉक ऑफ कोड आपका रन करेगा। इफ और एल्स, यहाँ पे अब आपके पास दो ब्लॉक्स बन गए, एक इफ का और एक एल्स का। अगर इफ का पार्ट, इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है तो इफ का पार्ट चलेगा, अगर इफ की कंडीशन नहीं ट्रू हो रही तो कौन सा पार्ट चलेगा? एल्स का पार्ट चलेगा। ये नहीं हो सकता कि दोनों पार्ट्स बैठे चले। अब देखो यहाँ पे एल्स का पार्ट चल रहा है लेकिन इफ का पार्ट नहीं चल रहा। व्हाई? क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू नहीं। सही है, समझ आ गई बात? यहाँ पे किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? आप लोगों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन इसलिए होगी क्योंकि अभी आपके ऊपर ऑपरेटर्स नहीं पड़े। ठीक है, आप लोग जब इसका ऑपरेटर्स मुश्किल नहीं है, आपने पहले ये काम किया, आप एकदम ऑपरेटर्स देखोगे समझ आ जाएगी। नहीं समझ आए तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज कर। ठीक है, अच्छा जी, आगे हम लोग चलते हैं। लगा सकते
ठीक है। अच्छा, कल आप लोगों को नहीं सेंड किया था ग्रुप में। अच्छा बच्चा, आप लोगों के पास यहाँ पर एक वेबसाइट है, आप लोगों को मैं शेयर भी कर दूंगी, पाइथन बेसिक प्रोग्राम्स। असाइनमेंट दे रही हूँ आप लोगों को, इसका कोड मैं आप लोग सॉरी इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। 2 मिनट वेट करो। अच्छा बच्चा, यहाँ पे आपके पास यहाँ के कोर्स है, आपके पास पाइथन प्रोग्राम से लेकर, पाइथन प्रोग्राम फॉर हेलो वर्ल्ड से लेकर ऐड टू नंबर। अच्छा, फर्स्ट प्रोग्राम क्या है? पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो सिंपल आपने प्रिंट की स्टेटमेंट लिखनी है, उसके अंदर आप लोग क्या लिखोगे? हेलो वर्ल्ड। तो आपकी आउटपुट आ जाएगी। सेम एज इट इज 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो आपको पता है कि 2 नंबर्स कैसे ऐड होंगे। अच्छा, ये पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर रूट, ये थोड़ा सा आपका लॉजिकल है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी थोड़ा सा लॉजिकल है, वेरिएबल से रिलेटेड है। आप लोग थोड़ा सा माइंड अपना, मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी क्या लॉजिक्स लगा रहे हो। फर्स्ट 9 क्वेश्चंस तो आप इजीली कर सकते हैं। ओके, अब आपको मैंने क्योंकि इसपी करवा दिया है, पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। आप कोई भी नंबर लेंगे और आपने कंडीशन ऐसे निकालनी है कि आप डिफाइन कर सको कि ये नंबर आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद इवन एंड ऑड क्या होता है ये भी आप लोग देख सकते हो। तो इट्स मींस दैट फर्स्ट 11 क्वेश्चन आप लोगों का होम टास्क है। 10 फर्स्ट 11 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है आप लोगों को, तो वैसे ही करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे एंड देन उसकी आउटपुट। थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, आपको समझ आ जाएगी कैसे होगा। ठीक है, तो फर्स्ट 11 क्वेश्चन आप लोगों का असाइनमेंट है। असाइनमेंट आप लोगों ने अब कैसे करनी है, आप लोग प्रॉपर जुपिटर नोटबुक के ऊपर अपनी असाइनमेंट इंप्लीमेंट करोगे, साथ एमएस वर्ड के अंदर आप लोग असाइनमेंट बनाओगे। वर्ड के अंदर असाइनमेंट बनाने आती है, क्वेश्चन लिख के नीचे आपने जो भी यहाँ पे, लाइक मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन किया मैंने 47, इस क्वेश्चन का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके वहां पे इंप्लीमेंट करना है। स्क्रीनशॉट लेने आता है, कंप्यूटर पे स्क्रीनशॉट लेने आता है? ओके, दैट्स गुड। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके वहां पे इंप्लीमेंट करना आपको आता है स्क्रीनशॉट लेने? ओके, दैट्स गुड। आपने सारी असाइनमेंट नोटबुक के ऊपर ली, सही है। तो आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट हार्ड फॉर्म के अंदर मुझे प्रिंट करवा के सबमिट करवानी। क्लियर होगी बात, समझ आ गई? ओके, अब फॉर एग्जांपल जैसे आप कह रहे थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला कैसे होगा, इसकी सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लिए 12 और एक मैंने ले लिया v इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे मैं सम लिख देती हूँ। सम का क्या फार्मूला होता है? a प्लस बी। तो ये फार्मूला आपने लिखना है, नीचे आप क्या लिख दोगे? प्रिंट सम। आई नो ये फार्मूला नहीं है, ओ सॉरी, a प्लस बी नहीं, a प्लस बी। फार्मूला बता रही हूँ कि फार्मूला आप लोग कैसे लिखोगे। आपको क्या लगता है मैं पूरा क्वेश्चन बताऊँ ये असाइनमेंट दिया तो? ठीक है, तो ये आप लोगों का होम टास्क है, और सॉरी असाइनमेंट है। आप लोग अपनी ये असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, लेक्चर में आप लोगों को अपलोड कर देंगे।